हेलो एंड वेलकम टू चैप्टर और स्क्रीन। कहानियाँ जो पन्नों से स्क्रीन तक जिंदा होती है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ और कहानियों का हिस्सा बनिए। कुछ डर कभी नहीं मरते, वे सिर्फ अपना घर बदलते हैं। एक पुरानी हवेली जहां अंधेरा ही असली मालिक है। कहते हैं जो भी अंदर गया वह परछाई बनकर लौटता है। अयान सच्चाई जानने आया था, पर उसे नहीं पता था कि हवेली सिर्फ जगह नहीं बल्कि एक खेल है, परछाइयों का खेल। हवेली का अतीत। रात का समय। पहाड़ों के बीच बसा गांव रुद्रपुर घने कोहरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ हवा की सू सू करती आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की गूंज थी। गांव के बीचों बीच खड़ा एक विशाल टूटा फूटा भवन, रुद्र हवेली, गांव के लिए हमेशा से रहस्य और भय का प्रतीक रहा था। 20 साल पहले ये हवेली गांव की शान हुआ करती थी। हवेली का मालिक रुद्रनाथ ठाकुर गांव का सबसे अमीर और शक्तिशाली आदमी था। लोग कहते थे कि ठाकुर का तंत्र मंत्र में गहरा विश्वास था। उसके पास दुर्लभ किताबें, रहस्यमयी मंत्र और अजीब गरीब चीजें थीं। कुछ कहते थे कि वो अमर होना चाहता था। एक रात गांव के लोगों ने हवेली से अजीब मंत्रों की आवाज सुनी। वहां से लाल धुआं निकल रहा था और हवा में खून की गंध तैर रही थी। लोग डर गए और हवेली के पास जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। उस रात भयंकर आग लगी जिसने हवेली को राख कर दिया। कहते हैं ठाकुर और उसका पूरा परिवार उस आग में जलकर मर गया, लेकिन किसी ने कभी उनके शव नहीं देखे। उसके बाद से हवेली को श्रापित स्थान मान लिया गया। गांव वालों का विश्वास था कि ठाकुर की आत्मा आज भी वहां भटकती है। आधी रात के बाद हवेली से महिलाओं के रोने और चीखने की आवाजें आती। कुछ लोगों ने खिड़कियों पर सफेद परछाइयां चलते हुए देखी थीं। गांव में एक ही नियम था, सूरज ढलने के बाद उस हवेली की ओर मत जाना। लेकिन समय के साथ ये कहानी सिर्फ डराने वाला किस्सा बनकर रह गई। लोगों ने हवेली को भुला दिया, लेकिन श्राप कभी खत्म नहीं हुआ। अध्याय 1 आगमन। शहर का एक युवा पत्रकार अयान मल्होत्रा रहस्यमय घटनाओं की खोजबीन के लिए मशहूर था। उसका मानना था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब अंधविश्वास है। उसके लेख हमेशा तर्क और विज्ञान पर आधारित होते थे। एक दिन उसे एक पुरानी मैगजीन में रुद्र हवेली के बारे में पढ़ने को मिला। हवेली की कहानियां और गांव वालों का डर उसे चुनौती की तरह लगा। उसने तय किया कि वो इस रहस्य को उजागर करेगा और साबित करेगा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। अयान अपनी जीप लेकर पहाड़ी रास्तों से होते हुए रुद्रपुर गांव पहुंचा। गांव छोटा था और बहुत पुराना भी। लकड़ी के मकान, संकरे रास्ते और हर जगह सन्नाटा। गांव वालों की नजरें अयान को देखकर डर और जिज्ञासा से भर गईं। गांव के बीच स्थित पुराने पीपल के पेड़ के पास उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई, पंडित लक्ष्मण। पंडित गांव के सबसे बुद्धिमान और धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने अयान को देखते ही कहा, बाबूजी, आप कौन हैं? यहाँ क्या काम है? अयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं पत्रकार हूँ। रुद्र हवेली के बारे में रिसर्च करने आया हूँ। पंडित का चेहरा अचानक कठोर हो गया। नहीं, उस हवेली का नाम भी मत लो। वहां सिर्फ मौत है। जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। अयान हल्की हंसी के साथ बोला, पंडित जी, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। ये सब लोगों की कल्पना है। मैं हवेली में जाऊंगा और सबूत लेकर लौटूंगा। पंडित ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, बेटा, उस हवेली में सिर्फ आत्माएं नहीं बल्कि एक श्राप है। ठाकुर ने अपने मरने से पहले जो अनुष्ठान किया था, उसने हवेली को जीवित बना दिया है। अगर तुम वहां गए तो शायद वापस न आ सको। अयान उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ गया। गांव वाले डर के मारे अपने दरवाजे बंद करने लगे। सूरज ढलते ही गांव सुनसान हो गया। हर तरफ अजीब सा सन्नाटा फैल गया। रात पूरी तरह घिरने से पहले ही अयान अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ता बेहद सुनसान था। चारों तरफ घना कोहरा और कहीं कहीं पेड़ों की शाखाओं से अजीब आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। हवेली का नजारा डरावना था। दीवारों पर जमी काय, टूटी हुई खिड़कियां और दरवाजे पर लटकती जंग लगी जंजीरें। हवा के झोंके से दरवाजा कर्कश आवाज करता हुआ हिल रहा था। अयान ने गहरी सांस ली और बोला, चलो देखते हैं कि यह हवेली कितनी डरावनी है। उसने कैमरा ऑन किया और दरवाजा धीरे से धकेला। दरवाजे के खुलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर से बाहर आया, मानो हवेली ने उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। अयान अंदर कदम रखता है और टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाता है। अंदर का नजारा और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनके चेहरे आधे जले और आधे मिटे हुए लग रहे थे। मकड़ी के जाले हर जगह फैले थे। फर्श पर टूटी हुई चीजें और धूल की मोटी परत थी।
अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वहम होगा, उसने खुद को समझाते हुए कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे जैसे वो हवेली के अंदर गहराई में गया, सन्नाटा और भारी होता गया। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप टिमटिमाई और फिर बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में उसे धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च को झटके से ठीक किया। रोशनी वापस आते ही सब सामान्य दिखा। ये सब मेरी कल्पना है, वो बुदबुदाया। लेकिन हवेली अब उसकी मौजूदगी को महसूस कर चुकी थी। अध्याय 2 हवेली का सन्नाटा। अयान ने जैसे तैसे टॉर्च को संभाला और गहरी सांस ली। चारों तरफ फिर से रोशनी फैलते ही उसने देखा कि वो मुख्य हॉल में खड़ा था। हॉल बहुत विशाल था, लेकिन टूटी हुई फर्नीचर, जली हुई लकड़ियां और राख चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। ऊपर छत से पानी टपक रहा था, जिससे हवा में सीलन की गंध भर गई थी। लेकिन जो सबसे अजीब था, वो दीवारों पर टंगे पुराने चित्र थे। चित्रों के चेहरे धुंधले थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखें अयान का पीछा कर रही हों। हर बार जब वो मुड़ता, उसे लगता कोई उसे घूर रहा है। उसने कैमरे को हॉल के बीच में रखा और चारों तरफ घूमते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। रुद्र हवेली गांव वालों के लिए भय का प्रतीक। लेकिन सच क्या है, यह आज हम जानेंगे। अयान बोलते हुए वीडियो में हवेली का वर्णन कर रहा था। अचानक उसके कानों में एक अजीब आवाज पड़ी, ठक ठक ठक, मानो कोई लकड़ी की छड़ी से फर्श पर मार रहा हो। अयान ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली। एक टूटी हुई पुरानी कुर्सी हवा के बिना अपने आप हिल रही थी। उसका दिल एक पल को थम गया। ये कैसे संभव है? यहाँ हवा तक नहीं है, वो बुदबुदाया। अचानक कुर्सी एक जोरदार आवाज के साथ उलट गई। अयान डर के मारे पीछे हट गया और उसका पैर किसी चीज से टकराया। नीचे देखा तो उसे पुरानी चप्पलें पड़ी मिली, लेकिन वे चप्पलें गीली थीं, जैसे अभी अभी किसी ने पहनी हो। उसका गला सूख गया। ये सब तर्क से परे है, लेकिन उसकी पत्रकारिता ने उसे मजबूर किया कि वह आगे बढ़े। वो हवेली के अंदर गहराई में जाने लगा। रास्ते में उसे एक लंबा गलियारा मिला। गलियारे के दोनों ओर पुराने कमरे थे, जिनके दरवाजे आधे टूटे और आधे बंद थे। जैसे ही वो गलियारे में बढ़ा, टॉर्च की रोशनी अजीब तरह से धुंधली होने लगी। गलियारे के बीचों बीच अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो रुका, आवाज भी रुक गई। वो दोबारा चला, आवाज फिर शुरू हो गई। कौन है वहां? अयान चीखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस चारों तरफ भारी सन्नाटा। वो तेज कदमों से गलियारे के आखिर तक पहुंचा और एक बड़े दरवाजे को खोला। अंदर एक पुराना अध्ययन कक्ष था। दीवारों पर टूटी अलमारियां थीं, जिनमें बिखरी किताबें पड़ी थीं। कमरे के बीचों बीच एक विशाल लकड़ी की मेज थी। मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि डायरी पर ताज़ा खून के धब्बे थे। अयान का हाथ कांपने लगा। उसने डायरी उठाई और धीरे धीरे पन्ने पलटने लगा। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी फिर से बुझ गई और कमरे में घुप्पा अंधेरा छा गया। अंधेरे में वही फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। अयान का शरीर पसीने से भीग गया। उसने डरते हुए डायरी को सीने से लगाया और टॉर्च को झटके से ऑन किया। रोशनी वापस आते ही उसने देखा, कमरे के कोने में किसी की परछाई खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। अयान घबराकर पीछे हटा और डायरी को कसकर पकड़े दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी। अयान ने टॉर्च सीधी परछाई की ओर फेंकी। रोशनी पड़ते ही परछाई अचानक गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अयान बिना पीछे देखे कमरे से बाहर भागा। उसकी सांसें तेज चल रही थी और दिल मानो सीने से बाहर आ जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? ये सिर्फ मेरा वहम नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा और डायरी को खोला। डायरी में लिखी बातें उसे असली डर की ओर ले जाने वाली थीं। अध्याय 3 अतीत का साया। डायरी के पहले कुछ पन्ने सामान्य थे। रुद्रनाथ ठाकुर अपनी हवेली, परिवार और गांव के बारे में लिखता था। लेकिन जैसे जैसे अयान आगे बढ़ा, लिखावट बदलने लगी। अक्षर बड़े, टेढ़े मेढ़े और खून जैसे लाल रंग में लिखे थे। एक पन्ने पर लिखा था, मनुष्य का जीवन सीमित है, लेकिन आत्मा को अमर बनाया जा सकता है। मैं अपने वंशजों को अमरता का वरदान दूंगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। अयान की भौहें तन गईं। वो और आगे पढ़ने लगा। रुद्रनाथ ने लिखा था कि उसने काले जादू की विद्या सीखी। उसने गांव के कुछ लोगों की बलि देकर एक ऐसा अनुष्ठान तैयार किया
जिससे वो अपनी आत्मा को हमेशा के लिए जिंदा रख सके। लेकिन उस अनुष्ठान के लिए अंतिम बलि उसके अपने परिवार की थी। उसने पत्नी, बेटे और बेटी को हवेली के मुख्य हॉल में बंद कर दिया और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। अनुष्ठान अधूरा रह गया और भयंकर आग फैल गई। आग में सब जलकर मर गए, लेकिन रुद्रनाथ की आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। उसकी आत्मा हवेली की दीवारों में कैद हो गई और तब से वो किसी नए मेजबान की तलाश में है। डायरी का आखिरी पन्ना अयान की रूह कंपा देने वाला था। उस पर लिखा था, जब कोई बाहरी व्यक्ति इस हवेली में प्रवेश करेगा, उसका शरीर मेरा होगा और उसकी आत्मा मेरी परछाइयों में कैद हो जाएगी। अयान ने डर के मारे डायरी हाथ से गिरा दी। उसके कानों में अजीब आवाजें गूंजने लगी, महिलाओं की चीखें, बच्चों का रोना और किसी पुरुष की गहरी हंसी। उसने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हवेली का माहौल अब और भी भयावह हो चुका था। गलियारे की दीवारों पर परछाइयां रेंग रही थीं। वे परछाइयां इंसानों जैसी दिखती थीं, लेकिन उनकी हरकतें अस्वाभाविक थीं। अचानक अयान ने देखा कि उसकी अपनी परछाई दीवार पर बाकी परछाइयों के साथ खड़ी थी, लेकिन वो उसकी हरकतों की नकल नहीं कर रही थी। वो धीरे धीरे उसकी ओर हाथ बढ़ा रही थी। ये कैसे संभव है? अयान चीखा और भागने लगा। लेकिन हवेली अब जिंदा हो चुकी थी। सीढ़ियां अपने आप हिलने लगी, दरवाजे बंद हो गए और चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसके पीछे पीछे परछाइयां दौड़ रही थीं। वो जैसे तैसे मुख्य हॉल तक पहुंचा और दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और वो बाहर भाग निकला। बाहर निकलते ही उसने देखा कि हवेली के चारों ओर घना कोहरा छा चुका था। कोहरे में उसे आवाजें सुनाई दी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अब तुम हमारे जैसे हो जाओगे। अयान ने पीछे मुड़कर देखा, हवेली की खिड़कियों में कई लाल चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। उसके हाथ में अभी भी डायरी थी। ये हवेली सिर्फ श्रापित नहीं, ये जिंदा है, उसने खुद से कहा, और अगर मैंने इस राज को उजागर नहीं किया, तो अगला शिकार मैं ही बनूंगा। अध्याय 4 परछाइयों का खेल। अयान ने गहरी सांस ली और डायरी को कसकर पकड़ा। उसका मन कह रहा था कि वो तुरंत हवेली छोड़कर भाग जाए, लेकिन पत्रकारिता का जुनून और सच्चाई उजागर करने की उसकी जिद उसे रोक रही थी। रात का कोहरा और घना हो गया था। हवेली की दीवारें किसी विशाल जीव की तरह सांस लेती प्रतीत हो रही थीं। हवा में सड़े हुए मांस और धुएं की मिलीजुली गंध तैर रही थी। अचानक हवेली के मुख्य दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अयान ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मज नहीं हुआ। तभी उसे अपने चारों ओर धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अब तुम यहीं रहोगे। वो धीरे धीरे पीछे हटा और देखा, हॉल की दीवारों पर दर्जनों परछाइयां रेंग रही थीं। वे इंसानों के आकार की थीं, लेकिन उनके चेहरे धुंधले और विकृत थे। कुछ परछाइयों के सिर उल्टे थे, कुछ के हाथ बहुत लंबे और कुछ रेंगते हुए उसके करीब आ रही थीं। अयान का शरीर पसीने से भीग गया। उसने टॉर्च सीधी उनकी ओर फेंकी, लेकिन रोशनी पड़ते ही परछाइयां गायब हो गईं। ये सब मेरी कल्पना नहीं हो सकता, ये असली है, उसने खुद से कहा। अचानक कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया। अयान की अपनी परछाई दीवार पर उभर आई, लेकिन ये सामान्य परछाई नहीं थी। उसकी हरकतें अयान से अलग थीं। जब अयान खड़ा रहा, तो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर चलने लगी। नहीं, अयान हकला गया। परछाई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फुसफुसाई, अब तुम मेरी जगह लोगे। अयान भागा, लेकिन हवेली ने उसका रास्ता रोक दिया। सीढ़ियां अचानक अपनी जगह से खिसक गईं, दीवारें सिकुड़ने लगीं, मानो पूरी हवेली उसे निगलना चाहती हो। वो जैसे तैसे एक पुराने कमरे में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन कमरे के अंदर पहले से कोई मौजूद था। अयान ने टॉर्च जलाई और देखा, कोने में एक पुरानी अलमारी थी, जिसकी दरारों से खून टपक रहा था। अचानक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर 3 परछाइयां थीं, एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा। उनके चेहरे पूरी तरह काले, सिर्फ लाल चमकती आंखें। महिला की परछाई ने भयावह आवाज में कहा, हमें बचा लो, हमें मुक्ति दिलाओ। अयान पीछे हटते हुए बोला, तुम कौन हो? पुरुष की परछाई गुर्राई, हम ठाकुर के परिवार हैं। उसने हमें बलि चढ़ा दिया। हमारी आत्माएं हवेली में कैद है। जब तक ठाकुर की आत्मा नष्ट नहीं होती, ये हवेली जीवित रहेगी और हर नए आने वाले को निगल जाएगी। अयान ने कांपते हुए पूछा, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? बच्चे की परछाई ने धीमे स्वर में कहा, डायरी के आखिरी पन्ने में मंत्र है। अगर तुम इसे ठीक से पढ़ सको, तो हवेली का श्राप खत्म हो सकता है। अचानक कमरे की दीवारें जोर से हिलने लगीं। हवा में रुद्रनाथ ठाकुर की भारी आवाज गूंजी, नहीं, कोई मुझे नहीं रोक सकता।
तीनों परछाइयां दर्द से चीखने लगी और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गईं। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अयान समझ गया कि ठाकुर की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी है। हवेली अब मौत का खेल खेलने को तैयार थी। अयान ने डायरी खोली और आखिरी पन्ने पर नजर डाली। लिखावट इतनी अजीब थी कि उसे पढ़ना लगभग असंभव था, लेकिन उसे वो शब्द दोहराने ही पड़े। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरी हवेली जोर से कांपने लगी। खिड़कियां अपने आप टूटने लगीं और चारों तरफ भयानक चीखें गूंजने लगीं। अचानक उसके सामने रुद्रनाथ ठाकुर की विशाल परछाई उभर आई। वो हॉल जितनी बड़ी थी, उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और आवाज गहरी, डरावनी थी। तुम सोचते हो कि मुझे खत्म कर सकते हो? तुम्हारा शरीर अब मेरा है। परछाई ने अपने हाथ फैलाए और अयान को अपनी ओर खींचने लगी। अयान ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसके शब्द कांप रहे थे और मन भय से जकड़ा हुआ था। परछाई ने गरजते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा अब मेरी परछाई में समा जाएगी। अचानक अयान की टॉर्च अपने आप तेज रोशनी देने लगी। रोशनी सीधी परछाई पर पड़ी। रुद्रनाथ दर्द से चीखने लगा और हवेली का पूरा ढांचा हिलने लगा। अयान ने मौका पाकर मंत्र की आखिरी पंक्तियां पढ़ दी। हवेली में विस्फोट जैसी आवाज गूंजी। सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। अध्याय 5 रहस्य का खुलासा। अयान को लगा जैसे उसका शरीर हवा में तैर रहा हो। चारों तरफ सिर्फ सफेद धुंध थी। धीरे धीरे रोशनी कम हुई और वो फिर से मुख्य हॉल में खड़ा था। लेकिन अब हवेली शांत लग रही थी। परछाइयां गायब थीं, खिड़कियां टूटी नहीं थीं और सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। अयान को लगा कि शायद वो जीत गया है। क्या मैंने सच में ठाकुर की आत्मा को नष्ट कर दिया? उसने खुद से कहा। अचानक उसके पीछे से धीमी ताली की आवाज आई। वो मुड़ा, वहां रुद्रनाथ ठाकुर खड़ा था, लेकिन अब वो इंसानी रूप में था। सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी और चेहरा बेहद भयावह। तुम्हें लगा तुम मुझे हरा सकते हो? ठाकुर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। मैंने सिर्फ अपना रूप बदला है। तुम्हारा शरीर अब मेरा नया घर बनेगा। अयान पीछे हटने लगा। नहीं, मैंने तुम्हारा मंत्र पूरा पढ़ा। हवेली का श्राप खत्म हो गया। ठाकुर की आंखें लाल चमकने लगीं। श्राप खत्म नहीं हुआ, बल्कि पूरा हुआ। मंत्र को पूरा पढ़ने वाला वही व्यक्ति मेरी आत्मा के लिए द्वार खोल देता है। अब तुम मेरे वाहक बनोगे। अयान के पैरों के नीचे की जमीन अचानक काली हो गई। उसके चारों ओर काले धुएं के चक्र घूमने लगे। उसका शरीर भारी महसूस होने लगा और उसकी सांसें रुकने लगीं। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, अयान ने पूरी ताकत से चिल्लाया। तभी अचानक हवेली की खिड़कियों से तेज हवा का झोंका आया। वो हवा किसी पवित्र शक्ति जैसी थी। अयान ने देखा, 3 परछाइयां, वही परिवार की आत्माएं, फिर से प्रकट हुई। महिला की परछाई ने चिल्लाकर कहा, जल्दी इस मंत्र को उल्टा पढ़ो। अयान ने पूरी हिम्मत जुटाई और मंत्र को उल्टा पढ़ना शुरू किया। ठाकुर दर्द से तड़पने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। नहीं, ये संभव नहीं, मैं अमर हूं। अयान ने आखिरी शब्द जोर से बोले। अचानक ठाकुर की परछाई फट गई और हजारों टुकड़ों में बिखर गई। हवेली में भयानक विस्फोट हुआ। छत गिरने लगी, दीवारें टूट गईं। महिला की परछाई मुस्कुराई, धन्यवाद अजनबी, तुमने हमें मुक्त कर दिया। फिर वो और परिवार की बाकी आत्माएं धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गईं। अयान थककर जमीन पर गिर गया। वो समझ गया कि उसने हवेली का श्राप तोड़ दिया है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बाकी था। वो हवेली से बाहर निकला। बाहर गांव वाले खड़े थे, पंडित लक्ष्मण सबसे आगे। उन्होंने अयान को देखा और राहत की सांस ली। तुम जिंदा हो, हमें लगा तुम भी हवेली का हिस्सा बन गए होगे। अयान कमजोर स्वर में बोला, श्राप खत्म हो गया, अब डरने की जरूरत नहीं। गांव वाले खुशी से चिल्लाए, लेकिन पंडित की आंखों में चिंता बनी रही। उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन अयान, हवेली की असली ताकत तो परछाइयों में थी। क्या तुमने सच में सब खत्म कर दिया? अयान चुप रहा। उसके मन में आखिरी बार ठाकुर की ठंडी हंसी गूंज उठी। उसने खुद से कहा, शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अध्याय 6 भागने की कोशिश। अयान हवेली से बाहर निकल चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। उनके चेहरों पर डर और उम्मीद दोनों साफ झलक रहे थे। पंडित लक्ष्मण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने हमें ठाकुर की आत्मा से मुक्त कर दिया। अब ये गांव फिर से सांस ले सकेगा। अयान थके स्वर में बोला, हाँ। शायद। वो आसमान की तरफ देखने लगा। सुबह का सूरज उग रहा था, लेकिन उसकी रोशनी फीकी और अजीब सी लग रही थी। अयान के मन में बेचैनी थी। कुछ तो अभी भी गलत है, उसने खुद से बुदबुदाया। गांव वाले धीरे धीरे लौटने लगे। अयान ने आखिरी बार हवेली की ओर देखा।
वो अब पूरी तरह खंडहर बन चुकी थी। दीवारें ढह गई थीं, छत गायब थी और वहां सिर्फ राख और टूटी लकड़ियां थीं। लेकिन जैसे ही वो मुड़कर जाने लगा, उसे लगा कि राख में से एक काली परछाई धीरे धीरे हिल रही है। वो पलक झपकते ही गायब हो गई। अयान ने सोचा, शायद मेरी थकान मुझे भ्रम दिखा रही है। गांव में वापस लौटते ही अयान ने अपना सामान समेटा। वो सब कुछ पीछे छोड़कर शहर लौटना चाहता था, लेकिन तभी पंडित ने उसे रोका। बेटा, जाने से पहले हमें सब कुछ ठीक से बताओ। अगर श्राप कभी वापस आया तो हमें क्या करना होगा? अयान ने डायरी पंडित को थमाए। इसमें सब लिखा है, लेकिन ध्यान रखना, इसमें जो मंत्र है उसे बिना समझे मत पढ़ना। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। पंडित ने सिर झुकाकर डायरी ली। गांव वाले अयान को धन्यवाद देते रहे, लेकिन अयान को ये सब झूठा सा लग रहा था। उसके दिमाग में अभी भी ठाकुर की ठंडी हंसी गूंज रही थी। वो गांव से बाहर निकलने के लिए जीप में बैठा। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और वे धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर बढ़ने लगे। जंगल का रास्ता सुनसान था। अयान खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें भारी हो रही थीं। वो आधी नींद में डूबने ही वाला था कि अचानक ड्राइवर ने ब्रेक जोर से दबाया। क्या हुआ? अयान चौंक कर बोला। ड्राइवर के चेहरे पर भय था। साहब, वो देखो। उसने कांपते हुए उंगली आगे की ओर उठाई। सड़क के बीचों बीच एक परछाई खड़ी थी। वो बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह लाल। अयान ने घबराकर टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी पड़ते ही परछाई गायब हो गई। ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा, साहब, ये जगह ठीक नहीं है, हम वापस चलते हैं। अयान ने खुद को शांत करते हुए कहा, नहीं, ये सिर्फ मेरा भ्रम है। गाड़ी आगे बढ़ाओ। लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, चारों तरफ घना कोहरा छा गया। सड़क गायब हो गई और पेड़ अजीब तरीके से हिलने लगे। हवा में वही फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम मुझसे नहीं बच सकते। अयान का दिल डूब गया। ये ठाकुर की आवाज है, उसने चिल्लाकर कहा। अचानक गाड़ी अपने आप बंद हो गई। ड्राइवर बाहर भाग गया और जंगल में गायब हो गया। अयान गाड़ी से उतरते ही चारों ओर देखा। उसने देखा कि कोहरे में दर्जनों परछाइयां उसे घेर रही थीं। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगीं। हर परछाई का चेहरा अलग, विकृत और भयावह था। अयान ने डायरी निकाली और मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, डायरी उसके हाथ से उछलकर दूर जा गिरी। एक परछाई ने फुसफुसाया, अब कोई मंत्र तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम ही वो द्वार हो जिससे हम सब निकलेंगे। अयान चीखता हुआ पीछे हटा। नहीं, मैंने तुम्हें खत्म कर दिया था। तभी एक परछाई उसके बिल्कुल पास आई। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ। वो रुद्रनाथ ठाकुर था। मैंने कहा था, अयान, ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। तुमने सिर्फ मुझे आजाद किया है, अब पूरी दुनिया मेरी होगी। ठाकुर की परछाई ने अयान को पकड़ लिया। अयान की चीख जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोहरे ने उसकी आवाज निगल ली। अंतिम अध्याय, अधूरी कहानी। 3 महीने बाद एक नए पत्रकार सौरभ गांव में पहुंचा। वो उसी हवेली की कहानी की तलाश में आया था। गांव अब पूरी तरह शांत लग रहा था। लोग अपने काम में लगे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर अब भी था। सौरभ ने पंडित लक्ष्मण से मुलाकात की। पंडित ने उसे सब बताया, कैसे अयान नाम का पत्रकार आया था और हवेली का श्राप खत्म किया था। सौरभ ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर वो कहाँ है? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? पंडित का चेहरा गंभीर हो गया। नहीं, वो कभी वापस नहीं आया। उस दिन के बाद किसी ने उसे नहीं देखा। सौरभ को ये रहस्यमय लगा। वो हवेली के खंडहर तक गया। वहां सिर्फ राख और टूटी दीवारें थीं। लेकिन जैसे ही वो अंदर बढ़ा, उसे जमीन पर एक पुरानी डायरी पड़ी मिली। उसने उसे उठाया। डायरी के आखिरी पन्ने पर अयान की लिखावट थी। उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, परछाइयां कभी खत्म नहीं होती, वे सिर्फ अपने घर बदलती है। सौरभ के हाथ कांपने लगे। अचानक उसके पीछे से एक ठंडी फुसफुसाहट आई, स्वागत है, हमने तुम्हारा इंतजार किया। सौरभ ने घबराकर पीछे देखा। वहां अयान खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर ठाकुर जैसी मुस्कान। सौरभ के चीखने से पहले ही चारों तरफ अंधेरा फैल गया। हवेली की टूटी दीवारें अपने आप जुड़ने लगीं। हवा में ठाकुर की आवाज गूंजी, खेल फिर से शुरू हो गया है। अंतिम पंक्ति, परछाइयां कभी मरती नहीं, वे सिर्फ अपने नए मेजबान का इंतजार करती हैं।